नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में फ़िलहाल उपस्थित हैं धरती पत्रिका के संपादक, पत्रकार, साहित्यकार, आलोचक, कहानीकार एवं कविता और आलोचना जगत के प्रमुख स्तंभ श्री शैलेंद्र चौहान जी। शैलेंद्र चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे सन धन्यवाद। एक्सप्रेस के स्टूडियो में। ये धन्यवाद। दूसरी मर्तबा है जब शैलेंद्र जी हमारे स्टूडियो में अपनी दस्तक दिए हैं। इससे पहले जब सिलीगुड़ी आए थे तो उनसे हमने तमाम मुद्दों पर, देश की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर हमने उनसे बात की थी। एक बार फिर हम उनसे देश की राजनीति और तमाम पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान शैलेंद्र जी आकर्षित करना चाहूँगा मणिपुर पर। जी। राष्ट्रीय राजनीति को आप बेहद करीब से समझते हैं और काफ़ी लंबा अरसा जो है आपने पत्रकारिता क्षेत्र में आपने बिताया है, जी। आपको अनुभव भी होगा। मणिपुर में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद वहाँ पर भाजपा की सरकार बनती है और डबल इंजन की वहाँ सरकार बनती है। जी। जी। लेकिन उसके बावजूद मणिपुर में जिस तरह की हिंसक घटनाएं हुई, अभी भी चल रही हैं, उनका कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला है। इस तरह की घटनाओं के पीछे कौन से ऐसे कारक तत्व हैं या फिर कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं? दरअसल मणिपुर की जो घटनाएं हैं उनके पीछे वहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो लंबे समय से इस तरीके की हैं कि जो वहाँ पे दो या तीन ट्राइब्स हैं जिसमें मैती जो बहुल समाज है, करीब 53% उनकी आबादी है, और कुकी और नागा इनकी 40% करीब आबादी है। तो एक गैर बराबरी का दर्जा उन लोगों में हमेशा मौजूद रहा है। और जो एन बीरेन सिंह की सरकार है, इसने उस दर्जे को, जो गैर बराबरी थी, उसको कम करने की कभी कोशिश नहीं की। हुआ ये कि जो कुकी हैं उनकी जो शिकायतें, उनकी जो परेशानियां थीं, उनके जो ग्रीवांसेस थे, उन्होंने कई बार इनसे कहा कि उनके ऊपर ध्यान दें। इन्होंने कभी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनकी उनके साथ में मीटिंग नहीं की, उनको सुलझाने की, उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं की। तो उनमें जो है आक्रोश होना स्वाभाविक था, क्योंकि मैती समुदाय के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अल्टीमेटली जो मैथिली समुदाय के विधायक भी 40 से ज़्यादा है। हाँ, 40 से ज़्यादा वो बहुमत में ही है ना वहाँ, एक तरीके से हम्म। 53% बहुमत में, ये दोनों मिला के 40%। तो उनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बल्कि उनके लिए क्या कर रहे हैं कि जैसे उनकी जो बस्तियाँ हैं वहाँ से फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए उनको वहाँ से हटा रहे हैं। अच्छा। हम्म। तो उनको जब हटाएंगे, आप विस्थापित करेंगे, तो जाहिर है उनको परेशानी तो होगी ना। कोई भी व्यक्ति जो होगा जिसको परेशानी होगी, तो वो एक स्थिति में ऐसा आता है कि वो विरोध प्रकट करने लगता है, प्रोटेस्ट करने लगता है। तो ये सबसे बड़ी स्थिति यह है कि जैसा कि बताया जाता है, परिस्थिति उतनी आसान नहीं है कि एक हाई कोर्ट के निर्णय के कारण ये सब हुआ। ये काफ़ी समय से चल रहा है। तो एक समुदाय को आप जो है, एक माइनॉरिटी को आप ध्यान नहीं देते हैं, और ये कुछ सरकारों की, इस सरकार की खास आदत है कि माइनॉरिटी को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, हमेशा मेजॉरिटी के साथ रहती है। तो वो संयोग से जो मैती समुदाय है वो भी एक हिंदू टाइप का समुदाय है, जबकि कुकी आदिवासी समुदाय है जो वहाँ हजारों सालों से रहते हैं। तो शैलेंद्र जी, कुकी समुदाय, मुझे लगता है कि इससे पहले जब एन बीरेन सिंह की सरकार थी उस समय भी अपनी मांगे अपनी रखी होंगी। अवश्य उस समय भी उन्होंने मांगे रखी, लेकिन एन बीरन सिंह का रवैया उनके प्रति कभी भी सकारात्मक नहीं रहा। अब ये जो है वो किस लिए करते थे, या तो ये एक अलगाव करने वाली, उनको अलगाव में रखने था, वो जंगलों में रहते हैं तो उनको अलगाव में रखने की साजिश थी, और मैतेई समुदाय को खुश करने की साजिश थी, जिससे उनको जो है चुनावों में जीत मिलती रहे। तो ये सारी चीज़ें उनकी हैं, और मैतेई समुदाय के ऊपर एक तरीके से उसे जुल्म ही कहा जाएगा, उनको वहाँ से हटाना, उनको सुविधाएं ना देना। तो उनके जो आउटफिट है, टेररिस्ट, और मतलब उनके जो आउटफिट थे, उनके साथ इन्होंने एक समझौता किया था, एन वीरेन सिंह ने। उसके बाद में अभी उन्होंने वो समझौता भी तोड़ दिया। तो उनमें नाराज़ी स्वाभाविक है। जब उनसे समझौता तोड़ देंगे, उनसे एक वार्तालाप नहीं करेंगे, डायलॉग स्थापित नहीं करेंगे, तो जाहिर है डायलॉग के बिना तो कोई समस्या सुलझ नहीं सकती। आज की तारीख में इतना आसान नहीं है उस समस्या को सुलझाना। तो
कुकी समुदाय का गुस्सा, वो शांति मार्च निकाल रहे थे, उस शांति मार्च के ऊपर आपने जो है शुरुआत हुई, तो 144 धारा लगा दी गई वहाँ पे पहले। केंद्रीय बलों की कई सारी केंद्रीय कंपनियां अभी बलों भी की बहुत तैनात सारी हैं। कंपनियां अभी भी हैं। नहीं, गांव में 144 धारा, क्योंकि जहाँ समुदाय रहते हैं उन वो तो जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी, उसमें 144 धारा लगा दी गई। तो ये तो देखिए पक्षपात है एक तरीके का कि आप। शैलेंद्र जी, मुझे लगता है कि बैठकों का एक लंबा दौर चल रहा है। अमित शाह मणिपुर आते हैं, मणिपुर में बैठकें होती हैं, सर्वदलीय पार्टी की मीटिंग भी होती है, दिल्ली में भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैठकों के दौर होने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। समाधान न निकलने वाली भी ये बात है कि जो उनके सीधे सीधे प्रतिनिधि हैं उस समुदाय के, और जो मिलिटेंट भी हैं, अतिवादी भी हैं उसमें कुछ, तो उन लोगों को आपने अलग कर दिया। भाई पहले उनके साथ में आपने डायलॉग किया, पहले उनको साथ लेके चले, उनके साथ में आपने वो एग्रीमेंट किए, है ना। अब उनसे आप बात नहीं कर रहे, तो अगर उनसे बात नहीं करेंगे तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, और उनके जो ग्रीवांसेस हैं, उनकी जो परेशानियाँ, उनको भी तो आपको सुनना होगा ना, तो उनको भी दूर करना होगा। अब आपका रवैया अगर एक पक्षी रहेगा तो वो समस्या सुलझेगी नहीं। अब आपकी निगाह से देश के लोगों को या फिर देश के अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं आम जनता को मणिपुर की घटना से भाजपा का चेहरा किस रूप में देखना चाहिए? भाजपा का चेहरा तो हमेशा से ही एक तरीके का ही है, वो हमेशा भेदभाव करती है। मणिपुर की घटनाओं को इतने दिन से सुलझाने की बजाय उसने और उलझाने का काम किया। हम्म, जो डायलॉग उसे कुकी समुदाय से करना चाहिए था जिस तरीके का, और उनकी जो परेशानियां हैं उनको समाप्त करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो ना उठा के ये मैथ्यू समझाया कि जो आरक्षण की बात हाई कोर्ट ने शेड्यूल कर दी। ट्राइब की बात कर रहे हैं। हाँ, शेड्यूल टाइप के आरक्षण की बात जो हाई कोर्ट ने कर दी, तो उस पर भी इनको कोई आपत्ति नहीं थी उस वक्त। अब भले ही बाद में कहने लगे कि ये इसके कारण झगड़ा हुआ, तो झगड़ा उसी कारण नहीं हुआ। आप किसी को दबा के रखेंगे बहुत दिनों तक, किसी का दमन करेंगे, उसे सुविधाएं नहीं देंगे, तो उनमें आक्रोश आना स्वाभाविक है। अब हम 2024 के आम चुनाव पर हम आपको ले जाना चाहते हैं। अगले वर्ष ही पूरे देश में आम चुनाव होने वाले हैं। हम्म। एक तरफ भाजपा सत्ताधीन है केंद्र में, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा शैलेंद्र जी की पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की एक मीटिंग हुई। उस बैठक में तमाम क्षेत्रीय पार्टी जी और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी हुई पार्टियां भी उसमें शामिल हुई। जी। उन्होंने एक साथ मिलकर के ये संकल्प लिया है कि 2024 में भाजपा को सत्ता से हम खदेड़ेंगे। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो महागठबंधन का फिर से एक प्रयास है, क्योंकि इससे पहले भी प्रयास हुआ हाँ, था होते रहे। लेकिन वो विफल हो गया। हाँ हाँ। क्या इस बार का प्रयास जो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में होने जा रहा है, कि वो कहते हैं कि बिहार जो है जन जागरण की भूमि है, तो इसमें कुछ नया कुछ देख रहे हैं या फिर कुछ अलग आपको नजर आ रहा है इस बार के महागठबंधन में? इस बार के महागठबंधन में कुछ नया तो है ही। दरअसल अब जो बात हो रही है, पहले महागठबंधन में ये बात नहीं हुई थी कि हम बीजेपी के एक कैंडिडेट के सामने हमारा ही एक कॉमन कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इस बार तो ये बात हो रही है कि उनके 1 to 1 उनके एक कैंडिडेट के सामने हम पूरी पार्टियों का एक किसी भी पार्टी का जिसका वहाँ पे प्रभाव होगा उसका एक कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। और ये पूरा बीजेपी को हटाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एक जो सांप्रदायिक माहौल है, दूसरा इस देश का जो कल्चर बन गया है इन दिनों पिछले 9 सालों में, कि आप अल्पसंख्यकों को दमन करें, विरोधियों की बात ना सुने, तो इसके विरोध में भी ये बात उठाने वाली बात ये लोग कर रहे हैं। तो जब ये बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि एक वर्ग जो है बहुत सारा, जैसे मध्य वर्ग बीजेपी के पक्ष में है पूरी तरीके से, और बहुत सारे लोग सांप्रदायिकता के पक्ष में भी होते हैं, बहुत सारे लोग राष्ट्रवाद के पक्ष में हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते इन लोगों को कुछ अपने ठोस सूत्र तलाशने पड़ेंगे जिसके आधार पे ये लोग बात आगे बढ़ा सकें। अब चाहे वो समस्याओं के आधार पे हों, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब चीज़ों, या जो सुविधाएं हैं इस देश में, नागरिकों के साथ में न्याय ना करना है, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा ना बढ़ा पाना है। भाई बड़ी बड़ी बातें आप करें, विदेश नीति की इधर की बातें करें, लेकिन नागरिकों के जीवन स्तर को आप आगे ना बढ़ा पाएँ तो विकास नहीं कहलाएगा ना। तो ये विकास, सड़क बना दी तो ये विकास नहीं हुआ, सिर्फ सड़क पे चलने वाले भी तो विकसित होने चाहिए। मतलब इस बार के हाँ, मुद्दे नए हैं। मुद्दे नए हैं, तो इन नए मुद्दों के आधार पे इनको सफलता तो मिलेगी, लेकिन अब पूरी सफलता मिल जाए ये नहीं कहा जा सकता।
भाजपा को इस बार जो आम चुनाव होने जा रहे हैं 24 में, उसमें आप किस स्थिति में देखते हैं भाजपा को? भाजपा के पास में जो मुद्दे हैं वो उनके अपने पुराने मुद्दे हैं और उन पुराने मुद्दों से बहुत लोगों का जुड़ाव भी है। वो उनका एक लंबे समय से जो उनमें एक इच्छा थी कि हम सांप्रदायिक तौर पे हमारी पहचान हो, एक बड़े समुदाय की पहचान हो, तो वो उससे उनकी भावनाओं को उन्होंने थोड़ा सा संतुष्ट किया है। तो वो लोग उनके साथ हैं ही। दूसरे जो बहुत बड़े व्यवसायी हैं वो भी उनके साथ हैं, क्योंकि उन्हें अपना व्यवसाय देखना है। तीसरी चीज़ ये है कि एक निचला जो वर्ग था, जो ओबीसी था, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप था, उसमें भी भाजपा की पैठ बढ़ी है। तो ये जो है आरएसएस का प्रयास भी है। साथ में जो मीडिया है, मीडिया के ऊपर भाजपा का प्रभाव ज़बरदस्त है, उनके आईटी सेल का प्रभाव है, उसके साथ चलता। उसने भी लोगों के मन में उनके प्रति जो है 370 को लेके, राम मंदिर को लेके, पाकिस्तान को लेके, ये सारी चीज़ें, और मोदी जी के विदेश यात्राओं को लेके और वहाँ से होने वाले तथाकथित फ़ायदों को लेके उनके मन में एक चीज़ बैठा दी गई है कि वो ये सरकार अच्छी है और यही चलनी चाहिए, इसलिए इसका लाभ भाजपा को मिल रहा है। यानी 2024 में भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। भाजपा तो मजबूत स्थिति में है ही, क्योंकि वो ये सारी चीज़ों का एक समन्वय है। भाई एक संगठन, आरएसएस का संगठन, सांप्रदायिक नीतियाँ और प्रचार, इन तीनों चीज़ों का, और कारपोरेट को उनका वो करना, उनके साथ में फेवर करना, तो ये सारी चीज़ें भाजपा के साथ में है। तो ये सारी चीज़ें ही आज की तारीख में चुनाव जीतने हारने का लिए तय करती हैं। शैलेंद्र जी, इसी साल तकरीबन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपके गृह राज्य जी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तीनों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जी लेकिन मध्य प्रदेश में किसी कारण से सरकार पलट गई। जी। आप क्या लगता है कि इन तीनों राज्यों में किस तरह के चुनाव परिणाम होंगे, खासतौर पर राजस्थान को केंद्र कर करें तो? तीनों राज्यों में एक समानता भी है। इन तीनों राज्यों में जो है वो भाजपाइयों से, लोग जो भाजपा नेता हैं उनसे लोग उतने प्रसन्न नहीं हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ के रमन सिंह हों, चाहे यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान हो, या हमारे यहाँ राजस्थान में जो सिंधिया है, तो इन तीनों से लोग बहुत खुश नहीं हैं और इनका जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो उस स्थिति में कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। दूसरे, कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, जो लोगों के बारे में सोचना है, लोगों को छूट देना है, तो वो योजनाएं भी कहीं प्रभाव तो डालती हैं। तो उनके चलते यहाँ पर कांग्रेस जो है बराबरी की टक्कर में होगी और जीत भी सकती है। ये तीनों राज्यों में संभावना है। संभावना है पूरी तरीके से। अब इस साल जो सबसे चर्चित जो विषय रहा राष्ट्रीय राजनीति में, वो रहा पहलवानों ने जो जी धरना दिए, अपने अपने जो मेडल थे वो गंगा में प्रवाहित करने की, बहुत सारा मुद्दा सर ये इस बार बना रहा। हालांकि ब्रिजभूषण पर शरण उस तरह सिंह। की कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई जी है जी। अभी तक। पहलवानों के साथ न्याय मिला कि नहीं मिला, अभी सब संशय में है। ये जो इस तरह की स्थिति हुई, मोदी एक तरफ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं अपनी किसी तरह की समस्या को लेकर के, तो उस समय उनके साथ कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता या फिर भाजपा के कोई भी केंद्रीय मंत्री उनके साथ नहीं खड़े होते हैं। क्यों इस तरह की स्थिति बन रही है? ये विडंबना है। जो ये सरकार है, ये उन लोगों के जो इसके चुनाव में भारी पड़ते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हों, चाहे वो अच्छे चरित्र के ना हों, हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रहती है और अपने विरोधियों को दबाती रहती है। तो पहलवान जो है वो अगर किसी उचित न्याय के लिए सामने आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे थे उन दिनों, तो ये सरकार उनके साथ नहीं थी। सरकार एक साफ साफ न्याय में विश्वास नहीं करती। अब ब्रजभूषण शरण सिंह चूँकि बहुत साल से सांसद है, बहुत कई बार से 6 बार से सांसद है शायद, तो वो सांसद है। दूसरे, वो प्रभाव उसका काफ़ी अच्छा है, दबंग नेता माने जाते दबंग नेता माना जाता है। तो उसके पक्ष में भाजपा का खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि उसको लगता है कि यही जीत दिला सकता है वहाँ पे। हैं।
तो इसलिए वो उसके पक्ष में खड़े हैं और कोई बात नहीं कर रहे पहलवानों के लिए। तो ऐसा भाजपा ने पहले भी कई बार किया कि जो लोग ऐसे हैं और जिनसे उसको, जैसे वो जो क्या था वो लखीमपुर खीरी का जो केस था, जो अजय मिश्रा टेनी के बेटे के साथ उसने गाड़ी चढ़ा दी थी कार किसानों के ऊपर। उसमें अजय मिश्रा टेनी को, वो राज्य गृह मंत्री थे, लेकिन उनको नहीं हटाया गया और उसके ऊपर भी कोई बहुत अच्छी सख्त कार्रवाई नहीं की गई उनके बेटे के ऊपर। तो ये तो भाजपा का स्वभाव है। यानी भाजपा का स्वभाव ये है कि जो सत्ता में बने रहने में मदद करेगा, चाहे वो किसी भी चरित्र का हो, हम उसके साथ हैं। उसके साथ हैं। तो ऐसा तो बहुत पहले हुआ था एक बार यूपी में, ये वो जहाँ पे ये मुलायम सिंह का भाई, उनका क्षेत्र है संसदीय विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पे उन्होंने एक डकैत को, एक डाकू को, तहसीलदार सिंह नाम था उसका, उसको खड़ा कर दिया था भाजपा ने। ये काम दूसरे लोग भी करते रहे, लेकिन भाजपा बहुत स्ट्रांग तरीके से करती है, बिल्कुल उसे कोई परेशानी नहीं होती। दूसरे लोग तो जैसे कांग्रेस कभी झुक भी जाती थी प्रोटेस्ट के आगे, अन्याय के आगे, जनता के उसके आगे कभी झुक जाती थी, लेकिन भाजपा कभी झुकती नहीं है। उसने जो गलत काम करने की ठान ली है वो करके ही रहती है। फिलहाल जो देश की संस्कृति है उसे आप कैसे देखते हैं? अब ये बहुत अजीब सी स्थिति है कि इस देश की संस्कृति जो है वो, जो बहुभाषी बहुल संस्कृति थी, जिसे हम गंगा जमुनी संस्कृति कहते थे, तमाम तरीके की जातियाँ और दूसरे लोगों को हम लोग समन्वय के आधार पर देखते थे। दूसरे क्या है कि उनकी जो संस्कृति थी उनको बढ़ावा देते थे, जो उनकी कलाएं थी उनको बढ़ावा देते थे, उनके जीवन स्तर को बढ़ने में उनकी जो कलाएं थी उनको, उनका बाजार में लाने में बढ़ावा देते थे। लेकिन यहाँ पे ये सरकार ये सब चीज़ें नहीं कर रही। तो संस्कृति जो है वो इस तरीके की बन रही है कि सांप्रदायिक संस्कृति का जन्म हो गया तो सबसे पहले बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि अगर सत्ता का समर्थन होगा तो सांप्रदायिकता बढ़ेगी, तो एक ऐसी संस्कृति होगी। अब संस्कृति विकसित हो गई, वैज्ञानिक चेतना जो थी, वैज्ञानिक बहुत सारी चीज़ों को जैसे कोर्स से हटा दिया गया, डार्विन को हटा दिया गया, इस तरीके से वैज्ञानिक चेतना का इन्होंने रुकावट पैदा कर दी उसके विकास में। तो जो एक मानवीय संस्कृति, मानसिक संस्कृति थी, जो विद्वतापूर्ण संस्कृति थी, वैचारिक संस्कृति थी, उसको समाप्त करने का पूरा प्रयास ये सरकार कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो एक अच्छी संस्कृति है, उन्नयन की संस्कृति है, मानव विकास की संस्कृति है, वो धीरे धीरे अवरुद्ध होती चली जा रही है और इसका नतीजा भविष्य में बहुत खराब होने वाला है। क्योंकि अगर मनुष्य अपनी सांस्कृतिक पहचान न बना के सिर्फ सांप्रदायिक पहचान बना के रखेगा तो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। तो एक अच्छी विचारवान संस्कृति, सहिष्णु संस्कृति और जो हमारी चेतना को उन्नत करे, ऐसी संस्कृति बनाने में इनकी कोई रुचि नहीं है। इनकी रुचि ऐसी संस्कृति बनाने की जो अंधश्रद्धा और अंधविश्वास में अपना समय जाया करे और ऐसे ही बनी रहे। शैलेंद्र जी, मोदी जी बीच बीच में विदेश यात्राएं करते रहते हैं, लंबी लंबी विदेश यात्राएं करते हैं वो। इस बार भी वो कई देशों में भ्रमण किए हैं, लौट भी आए हैं। तो इस बार कई सारे समझौते भी उन्होंने करे हैं। तो मोदी जी की विदेश नीति आपको कैसी लगती है? क्या भारत के हित में है, न वो कॉरपोरेट के हित में ही वो जा करके कुछ करके आते हैं? कि तमाम दुनिया भर के जो पूंजीवादी देश हैं, पूंजीवाद का प्रभाव है ये सारा का सारा, जो पूंजीवादी देश हैं उनकी जो विदेश नीतियां होती हैं वो जनता के हित में कम होती हैं और कॉरपोरेट के हित में ही ज़्यादा होती हैं। जो बड़े देश हैं, जहाँ अमेरिका है, दूसरे कनाडा है, यूएस है, यूके है, इन सबकी नीतियाँ कॉरपोरेट के हित में ही ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी आबादी कम है और वो वहाँ पे एक थोड़ी सी जो विज्ञान के वहाँ पे आविष्कार हुए हैं उनके चलते उनमें एक ऐसी चेतना है कि उन्होंने धर्म को दूर रखा हुआ है और एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो उनकी जनता चलती रहती है, उनका काम चलता रहता है ठीक से और उनके यहाँ जो है एक व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी आबादी, उस आबादी का अगर हम सिर्फ युद्ध के सामान में, युद्ध का डर दिखा के पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में सिर्फ युद्ध का सामान खरीदते रहें, भाई क्या समझौते हुए, ड्रोन खरीद लीजिए, कहीं भी जाएं, फ्रांस में गए तो राफेल खरीद लीजिए, इधर गए तो वो खरीद लीजिए, भाई आपने जनता के लिए क्या खरीदा? आपने उन देशों से जनता के लिए क्या लिया?
वो देश तो खुश होते हैं, वो आपकी उतनी ही आवभगत करेंगे जितना आप उन्हें पैसा देंगे। किसी भी तरीके से दें, उनके व्यापार बढ़ाने में मदद करें, उनकी चीज़ों की मार्केटिंग करें, तो वो चीज़ें बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार दिखाएंगे। तो ये दिखावा है। तो विदेश में जो दिखावा उसको भी ये भुनाते हैं हिंदुस्तान आके। जनता कहती है मोदी जी का जो जलवा, उनका जलवा है दुनिया में, वो तो कहीं नहीं डंका बजता है। लेकिन जनता ये नहीं सोचती कि ये सारा पैसा लुटा देंगे, और ये सिर्फ कारपोरेट को, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है इससे। भाई जनता को तो फ़ायदा होता नहीं है, जनता तो वहीं की वहीं है। अब देखिए अमीरी और गरीबी का जो अनुपात है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो 1% लोगों के पास में आपकी 48% संपत्ति अगर है, 42 से लेकर 48%, तो बाकी लोगों के पास तो आप सोच ही सकते हैं कितनी होगी। लेकिन फिर भी क्या है कि ये जो अभी मध्य वर्ग पूरी तरीके से गरीबी रेखा में नहीं आ पा रहा, तो वो उनका प्रचारक बन के घूम रहे। अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा और हम कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। एक पिक्चर आ रही है शैलेंद्र जी, एक बंदा ही काफ़ी है, या एक बंदा काफ़ी है, मनोज वाजपेयी की पिक्चर आ रही है। भारत के एक लोग या फिर एक व्यक्ति को क्या सलाह आप देना चाहेंगे इस जो संस्कृति खराब हो रही है, भाजपा का जो ये रवैया है देश के प्रति, या फिर सांप्रदायिक जो स्थिति बन रही है, एक व्यक्ति का क्या काफ़ी है? दरअसल एक व्यक्ति तो कहीं काफ़ी नहीं होता। एक व्यक्ति होने का मतलब उसका निरंकुश होना है। एक व्यक्ति होने का मतलब उसका तानाशाह हो जाना है। एक व्यक्ति ही अगर सर्वे सर्वा है तो फिर बाकी जनता उपेक्षित है, उसके ऊपर तमाम तरीके के एट्रोसिटीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति काफ़ी नहीं होता, एक व्यक्ति काफ़ी हो सकता है अगर वो बहुत ही अच्छे विचारों का व्यक्ति हो, अगर उसके दिमाग में वैज्ञानिक चेतना हो तो वो अच्छा व्यक्ति होता है। अगर उसके दिमाग में सामाजिक चेतना हो, अगर वो चाहता है कि शिक्षा बढ़े, अगर वो चाहता है कि देश में रोजगार बढ़े, अगर वो चाहता है कि यहाँ पे हमारा जो है वो जीवन स्तर बढ़े, तो एक व्यक्ति अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही, अगर सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि एक ही व्यक्ति की प्रशंसा हो, बाकी सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द चलती रहें, तो जाहिर है कि वो एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति होना भी नहीं चाहिए लोकतांत्रिक समाज में। ये तो अपने आप में एक संविधान का अपमान है कि एक व्यक्ति ही सब कुछ है। हमारा संविधान तो लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें पूरे के पूरे ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं। बाद में इनका वो बदल जाता है रवैया, ये अलग बात है। लेकिन कायदे से तो जो आदर्श बात है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता ही सब कुछ है। तो जनता में एक व्यक्ति का महत्व नहीं होता, जनता में बहुल जनता का, उसके समूह का महत्व होता है, समाज का महत्व होता है। तो ये उसके ऊपर चोट है, संविधान के ऊपर चोट है, हमारी जो मूल भावना है उसके ऊपर चोट है। तो ये बहुत गलत स्थिति है और आज वही स्थिति है डिक्टेटरशिप वाली। लेकिन अब वही स्थिति है संयोग से, तो उसके लिए इस देश की जनता को ही सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र चौहान जी, इतना बहुमूल्य समय और इतने बहुमूल्य विचार हमसे साझा करने के लिए। शैलेंद्र जी को फिर हम अपने स्टूडियो में कभी आमंत्रित करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद। धन्यवाद।